नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे अधिनियम की जिसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। हम बात करेंगे एक ऐसे अधिनियम की जिसने भारत को सर्वोच्च न्यायालय और आरबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं दी, और एक ऐसा अधिनियम जिसके कई सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में अक्षर सह शब्द सह रखे गए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। मित्रों, जैसे कि भूमिका में कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मूल स्रोत है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब भारतीय संविधान बना मूलतः तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, और जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ उस समय उसमें 321 अनुच्छेद थे। और बात गौर करने वाली ये है कि उन 321 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद अक्षर सह शब्द सह भारतीय संविधान में रखे गए। यही कारण है कि भारत शासन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। मित्रों, जैसे कि पिछले अंकों में हम लोगों ने बात की थी कि गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का कुछ बहुत निष्कर्ष निकले ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी रीति और नीति के अनुसार जो उनको करना था और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो उन्हें सही लगा, उस आधार पर उन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलनों में लगातार चर्चा की, और चर्चा करने के बाद जो भी निष्कर्ष वह ग्रहण करते हैं उसके आधार पर वह 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के इस अंक में अक्षर से और क्रम से उस पर चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि राज्यों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। जैसे कि हमको और आपको पता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया था, तो वो राज्यों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो भी प्रांतीय सरकारें बनती या जो भी प्रांतीय मंत्रिमंडल बनता उसके लिए स्वायत्तता प्रदान की गई। उसको मुक्त हस्त किया गया, लगभग मुक्त हस्त किया गया कि आप अपने अनुसार निर्णय लीजिए, नियम बनाइए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन करके शासन चलाइए। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय सरकार थी उसको द्वैध शासन के रूप में परिणित किया गया। जी हाँ, जैसे कि पहले आरक्षित और हस्तांतरित 2 प्रकार के विषय हुआ करते थे, उसी प्रकार अब केंद्र में जो विषय हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? परिसंघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। ये वैसे ही हैं जैसे वर्तमान संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। तो इस प्रकार इन 3 विषयों में बांट दिया गया उसको, और जो केंद्र की सरकार है उसको लगभग द्वैध शासन के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 1935 के शासन अधिनियम का वो यह है कि 1935 के शासन अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई। यह फेडरल कोर्ट 1937 में लगभग कार्य करने लगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 2 उसके सहायक न्यायाधीश होते थे। लेकिन जो अंतिम अपीलीय अधिकार है वो प्रीवी काउंसिल के पास होता था, जो कि लंदन में होता है। तो इस प्रकार अंतिम अधिकार जो भी हैं वो प्रीवी काउंसिल को सौंपे गए, और 1937 में जो फेडरल कोर्ट बना था वही आज़ादी के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनता है। लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग होता है तो पाकिस्तान अपना एक अलग फेडरल कोर्ट बनाता है जिसे वो कराची में स्थापित करता है। तो इस प्रकार यह एक छोटी सी कहानी है भारत के उच्चतम न्यायालय की, जिसके बीज 1935 के शासन अधिनियम में बोए गए थे। इसी प्रकार भारतीय मुद्रा की साख को बनाए रखने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया जाता है, और यह उस समय भी यही कार्य करती थी और आज भी आरबीआई वही काम करती है, भारत के देश की मुद्रा और साख का नियंत्रण करना और उसका परिचालन करना। इसके बाद इसी समय भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ प्रांतों का पुनर्गठन भी किया गया था।
जैसे कि सिंध को मुंबई से पूर्णतः पृथक कर दिया गया था, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांतों के रूप में स्थापित किया गया था, वर्मा को भारत से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक जो भी भारतीय शासन में परिवर्तन हो रहे थे उनमें एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि भारत परिषद हुआ करती थी जिसका संचालन भारत सचिव करते थे। अब उस भारत परिषद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। उसका कारण ये था कि चाहे वो प्रांत की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ रही थी और यह माना जा रहा था कि अब यह अपनी जिम्मेवारियों को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब किसी भी प्रकार की भारत परिषद की आवश्यकता रह नहीं गई है। ब्रिटिश संसद को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि भारत में कानून बनेंगे, बिगड़ेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन अगर ब्रिटिश संसद भारतीय विषय पर कोई कानून बनाती है तो वह अंतिम माना जाएगा। अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय परिसंघ का मतलब अभी तक क्या था कि भारत दो तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ था, एक देशी रियासतों में बटा हुआ था और ऐसे क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत चलती थी। तो अब 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह माना गया कि कुछ एक ऐसा संगठन बनाया जाए, कुछ एक ऐसा गणराज्य बनाया जाए जिसके अंतर्गत देशी रियासतें भी आ जाएं और जो भी ब्रिटिश भारतीय शासित राज्य हैं वो भी आ जाएं और एक संपूर्ण राष्ट्र जैसी संकल्पना स्थापित की जाए और उसे आगे बढ़ाकर प्रेरित भी किया जाए। लेकिन जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसा बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी यह संकल्पना यहाँ पर स्थापित हुई जो धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1947 आते आते इसका मूल रूप जो कि आगे संपूर्ण भारत बन के स्पष्ट हुआ वह निखर के सामने आने लगा। तो इस प्रकार मित्रों, ये 1935 भारत शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको क्रमशः याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और 1935 के भारत शासन अधिनियम को और अच्छे से पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।